दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जनवादी चीन की न्याय व्यवस्था कैसी है वह देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, चीन एक कम्युनिस्ट कंट्री है और कम्युनिस्ट जो विचारधारा है उसकी अपनी कानून और न्याय को लेकर उनका अलग दृष्टिकोण है और यह दृष्टिकोण लिबरल दृष्टिकोण से एकदम जुदा है, यानी एकदम अलग है। जहाँ लिबरल ये मानते हैं कि कानून है वह मानवीय आचरण के सार्वभौमिक नियम है, मानवीय आचरण के सार्वभौमिक नियम है जो भौतिक स्थिति से स्वतंत्र है, यानी भौतिक दशाओं से पर निर्भर नहीं करते। वहीं कम्युनिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि कानून और न्याय सब कुछ यह है कि राज्य का स्वरूप कैसा है और ये जो सामाजिक आर्थिक ढांचा है उससे निकलते हैं और उसी को यह सुदृढ़ करने के लिए कार्य करते हैं। तो ये कानून को एक वर्गीय संरचना मानते हैं और ये मानते हैं कि जब राज्य एक वर्गीय संरचना है तो कानून भी वर्गीय संरचना है। तो यहाँ ये न्याय को भी न्याय लिबरल स्टेट में या लोकतंत्र में न्याय की स्थापना को नहीं मानते। तो इस तरह की इसकी हम यहाँ ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। ये देखना है सिर्फ कि कानून और न्याय की जो संकल्पना है, जो मार्क्सवादी धारणा है, उससे ही चीन की न्याय व्यवस्था है वह प्रभावित है। जो गुण हम बाकी लोकतंत्रों में देखते हैं कि फ्री प्रेस एंड फ्री जो जुडिशरी है वो यहाँ वैल्यूएबल नहीं है। यहाँ नगर न्यायपालिका है वह स्वतंत्र नहीं है, न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। न्यायपालिका एक प्रशासनिक अंग है और उसका उद्देश्य उसी उद्देश्य को समर्पित है जो चाइना के पूरे संविधान का उद्देश्य है, समाजवाद की स्थापना। साम्यवादी वैधानिकता का सिद्धांत। जो साम्यवादी हैं वो कानून राज्य की इच्छा है, जैसे राज्य का स्वरूप वैसा ही कानून का मानते हैं। कानून राज्य का आर्थिक सामाजिक ढांचे से अलग नहीं है। प्राकृतिक कानून को साम्यवादी नहीं मानते, नेचुरल राइट्स को नहीं मानते। नेचुरल राइट्स जो जिनका अस्तित्व राज्य से पूर्ववर्ती माना जाता है, तो मार्क्सवादी नेचुरल राइट्स को नहीं मानते। और ये राज्य के विरुद्ध सुरक्षा को व्यक्ति का अधिकार जैसे विचारों से भी सहमत नहीं है। कानून ऐसा होना चाहिए जो साम्यवाद को मजबूत करे, यानी ये कानून, न्यायपालिका, संविधान सब उनको अपने आइडियोलॉजिकल एम एंड ऑब्जेक्टिव के लिए साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। न्यायपालिका साम्यवादी दल के अधीन एक प्रशासनिक अंग है। जो चीन की न्याय व्यवस्था है वो साम्यवादी दल के नियंत्रण में ही चलती है, क्योंकि संवैधानिक रूप से उन्होंने क्या किया कि जो भी जजेज हैं वो सब किसके द्वारा नियुक्त होते हैं, एनपीसी के द्वारा नियुक्त होते हैं, या एनपीसी की जो स्टैंडिंग कमेटी यानी स्थायी समिति है उसके द्वारा नियुक्त होते हैं। और इनमें भी वास्तव में किसकी हाथ में शक्ति है, जो सीपीसी के उच्च अधिकारी हैं, क्योंकि सीपीसी के यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो उच्च अधिकारी हैं वही एनपीसी और इनमें उच्च अधिकारी होते हैं। लोक उत्तरदायित्व यानी अनुच्छेद 128 में ये लिखा है, यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका एक वैल्यू नहीं है। जन न्यायालय अपने अपने स्तर पर एनपीसी और एनपीसी स्टैंडिंग कमेटी के प्रति उत्तरदायी होंगे, यानी स्टेट लेवल पर स्टेट लेवल की जो एनपीसी कमेटी है उसके प्रति, नेशनल लेवल पर एनपीसी जो नेशनल लेवल पर है उसके प्रति उत्तरदायी होंगे। समझौते और मध्यस्थता की प्रणाली। चीन की न्यायिक व्यवस्था में समझौते और मध्यस्थता यानी मीडिएशन और रिकन्सिलिएशन को जगह दी है। जो प्राथमिक न्यायालय हैं, जो बेसिक न्यायालय हैं, जिनको मूल न्यायालय भी कहा गया है, इनमें ये समझौता समितियों का प्रावधान होता है। समझौता समितियां समझौता करवाती है, इससे न्यायालयों पर वजन घटता है। आजकल भारत में भी जो अदालतें हैं वो मीडिएशन पर जोर देती हैं। कानूनी पेशे का समाजवादीकरण या अर्ध सरकारी। देखिए, जो कम्युनिस्ट कंट्री हैं, जो कम्युनिज्म है वो
इस पैसे को थोड़ा नेगेटिव वे में लेता है। चीन में भी पहले कम्युनिस्ट पैसे में जो लोग थे वो सरवारा नहीं थे, बुर्जुआ थे, लेकिन उसको शत्रुता के रूप में ही लिया जाता था। लेकिन बाद में इस पैसे का समाजवादीकरण कर दिया गया, यानी सरकार ने वकीलों के संघ बना दिए और बाद में उनकी इनकम को उनके बीच में वितरित कर दिया जाता है। न्यायालयों का जो ढांचा है वो पिरामिड है। पिरामिड यानी सत्ता का निवास ऊपर है, जनवाद केंद्रवाद पर आधारित है, लोकतंत्र जो डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म है उस पर आधारित है, यानी ऊपर से जो निर्णय ले लिया उसे नीचे लागू करना ही करना है। सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण कर सकता है। एनपीसी और उसकी स्थायी समिति 5 वर्ष के लिए जजेज की नियुक्ति करती है। न्यायिक पुनरावलोकन जैसी कोई शक्ति नहीं है और ना ही बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट यहाँ के न्यायालयों को मिलती है। संविधान की व्याख्या का अधिकार भी न्यायालयों को नहीं है। चीन के संविधान में यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि यहाँ के संविधान की व्याख्या की शक्ति किसको है? एनपीसी को भी नहीं है, ये एनपीसी की स्थायी समिति को है। चाइना में खुली न्यायिक प्रक्रिया है, यानी जजेज के केसेस की सुनवाई है वो ओपनली होती है। स्थानीय भाषा में सामान्यतः किसी देश में 1 या 2 भाषा में न्यायालयों में कार्रवाई होती है, लेकिन चीन में सभी भाषाओं में यह सुनवाई हो सकती है। न्यायालयों का संगठन और कार्य। चीन में 3 तरह के न्यायालय हैं, 3 प्रकार के हैं। प्रत्येक स्तर पे जो है उनके 5 वर्ष के लिए उनका निर्वाचन है और वो उस स्तर की जो एनपीसी है उसके प्रति वो उत्तरदायी होते हैं। सर्वोच्च जन न्यायालय, स्थानीय जन न्यायालय और विशेष जन न्यायालय। देखिए विशेष जन न्यायालय जो अपने जो ट्राइब्यूनल और कैट होते हैं वैसा ही है। सैनिक न्यायालय, रेलवे न्यायालय, जन परिवहन, ये सब इनके लिए जो विशेष रूप से डिजाइन कोर्ट्स होते हैं वो। सर्वोच्च जन न्यायालय एक अध्यक्ष यानी एक सर्वोच्च चीफ जस्टिस, एक वाइस चीफ जस्टिस और अन्य की संख्या निर्धारित नहीं है। इनका चुनाव ये करते हैं, 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इनको रिमूव भी यही कर सकती है एनपीसी। सर्वोच्च जन न्यायालय में 2 विभाग होते हैं, जरूरत के अनुसार अन्य विभाग बनाए जा सकते हैं। इसके जो कार्य हैं वो मौलिक भी हैं, अपीलीय भी हैं और निरीक्षण भी है, तथा उच्चतम जनवादी प्रोक्यूरेट के द्वारा जो न्यायिक परीक्षण की प्रक्रिया के अनुसार जो विरोध या प्रत्याप्तियां उनको भेजी जाती है उनको ये देखता है। देखिए ये जो द ऑफिस ऑफ प्रोक्यूरेटरेट है यह चीन में एक नई संस्था है। अन्य जो हैं स्थानीय जन न्यायालय, इनकी भी 3 श्रेणियां हैं, मूल जन न्यायालय, मध्यवर्ती जन न्यायालय तथा उच्चतर जन न्यायालय। इन जो मूल जन न्यायालय हैं उनमें समझौता समझौतियाँ महत्वपूर्ण है। ये जो उच्चतर और माध्यमिक हैं इनके भी अपीलीय, निरीक्षण ये अधिकार होते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। संविधान में सुप्रीम कोर्ट और दूसरे जो न्यायालय हैं उनकी संरचना पर ज़्यादा नहीं लिखा गया है। उनकी संरचना, उनके जो कार्य हैं उनको एनपीसी के द्वारा तय किया जाता है। वो एनपीसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जब न्यायालय राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होते हैं तो उनकी भूमिका स्वतः सीमित हो जाती है, क्योंकि ना तो उन्हें संविधान की व्याख्या का अधिकार है, ना बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसी रिट है। तो एक तरीके से प्रशासन के अन्य अंग की तरह ही न्यायालय कार्य करते हैं। द ऑफिस ऑफ प्रोक्यूटरेट अनुच्छेद 130 में सर्वोच्च जन प्रोक्यूटरेट का पद है। इसके अधीन स्थानीय, सैनिक, विशेष प्रोक्यूरेट, इसके अधीन जो यानी ये तो सर्वोच्च लेवल का है, अन्य स्तर पर, स्थानीय स्तर पर और बाकी अन्य विभागों में प्रोक्यूरेट का वह गठन कर सकता है। यानी जो नीचे का ढांचा है प्रोक्यूरेट का उसको वह तय करता है। प्रोक्यूरेट का जो कार्य है वह इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। चुनाव एनपीसी वही करती है सेम। इसका कार्य है कानून के विरुद्ध आचरण करने वालों पर मुकदमा चलाना, सरकारी विभागों व प्रशासनिक अधिकारियों के आचरण पर निगाह। देखिए इस प्रकार की संस्था हम लोकतांत्रिक देशों में अक्सर नहीं मिलती है और संविधान में तो एटलीस्ट नहीं मिलती, प्रशासन का भले ही पार्ट हो।
कानून की अवज्ञा करने वालों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने की शक्ति, यानी यह गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकती है तो किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी न्यायालयों के अतिरिक्त जो ये प्रोक्यूटरेट हैं, द ऑफिस ऑफ प्रोक्यूटरेट है, ये गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकते हैं। तो ये थे चीन का संविधान। हमने चीन के संविधान को सारे भागों को देखा है। चीन के संविधान को अगर हम क्रक्स के रूप में देखें तो ये देखते हैं कि वहाँ संरचनाएं हैं, संसद की संरचना है, कार्यपालिका की संरचना है, न्यायपालिका की संरचना है, लेकिन इन सारी संरचनाओं के साथ साथ वहाँ जो सीपीसी है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उसका दल है। संविधान में इस दल को स्वीकार किया गया है, इसके नेतृत्व को स्वीकार किया गया। संविधान में इस दल के साथ साथ कि संविधान ने अपने जो विचारधारात्मक लक्ष्य हैं उनको स्वीकार किया गया, यानी वो मार्क्सिस्ट जो उनकी आइडियोलॉजी है, उन आइडियोलॉजी के अनुरूप उनके लक्ष्य निर्धारित किए हैं। तो संवैधानिक रूप से हर ऑर्गन को एनपीसी के प्रति अकाउंटेबल बनाने की कोशिश की है, बनाया है, लेकिन यह प्रावधान जोड़ दिया कि जब एनपीसी नहीं है तो अधिकांश काम एनपीसी की स्टैंडिंग कमेटी कर सकती है, जो कि एक छोटा सा संगठन है। एनपीसी स्टैंडिंग कमेटी में भी व्यवहार में क्या होता है, जो सीपीसी पर में पद है, सीपीसी में आपकी हैसियत है, वही एनपीसी को चलाता है। यानी चाइना में सैद्धांतिक रूप से शक्ति का निवास कहीं हो, व्यवहारिक रूप से सीपीसी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना क्या चाहती है, यह महत्वपूर्ण है। इसीलिए चाइना का संविधान थोड़ा अलग है। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।